हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस ग्रुप, जिसे विज्ञान वर्ग कहा जाता है, इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, तो जैसा कि आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है, आप उन प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर जा करके देखें। वो आपके लिए एक क्विक रिविजन का काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। जैसा कि ये पहला सवाल लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन, यानी कि गन्ने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो गन्नों में जो जड़ें पाई जाती है, शुगर केन कहें, वो होती है स्टिल्ट रूट्स। क्या होता है कि मेज, जिसे हम लोग मक्का कहते हैं, और शुगर केन जिसे गन्ना कहते हैं, तो मेज और शुगर केन में स्टेम के पहले कुछ नोड्स, जिसे मतलब गांठ कहते हैं, से रूट्स निकलती है और पेनिट्रेट्स करती है ऑब्लिकली, मतलब तिरछे ढंग से नीचे मिट्टी में, और प्लांट्स को सपोर्ट देती है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। Next, question number 2. The most common use of silicon hydrogels is making of which among the following? सिलिकॉन हाइड्रोजेल का सबसे आम उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? तो वो होता है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस। कैसे? सिलिकॉन हाइड्रोजेल जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, जो कि ड्राई होने पे हार्ड होता है, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट बन जाता है, लाइक जेल। इसका यूज हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following vitamin is essential for the formation of collagen? कोलेजन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो होता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी हमारे बॉडी में क्या करता है? कोलेजन को जनरेट करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, यानी कि अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसमें क्या है? तो वो हम लोगों का 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स हैं। टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं। रिसेंटली क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम लोग IUPAC शॉर्ट में कहते हैं, इन्होंने ऑफिशियली पीरियोडिक टेबल में 4 न्यू एलिमेंट्स को परमानेंट एडिशन को कंफर्म किया है। एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 एंड 118 वाले सभी 4 एलिमेंट्स खोज के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह उन्हें पीरियोडिक टेबल की 7th रो को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? भूस्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? तो वो होता है हमारा 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? ये हमने इससे पहले सॉल्व कराया था, इसका आंसर आप लोग करें। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर? यानी कि कमरे के तापमान पर हवा का घनत्व कितना होता है? तो कमरे के तापमान पर हवा का घनत्व 1.9 kg पर मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. What is the process which causes the elimination of one or more electrons from the atomic shell known as? वो प्रक्रिया क्या है जो परमाणु शेल से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के उन्मूलन का कारण बनती है? तो इसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज्यादा एलिमिनेट होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, आयोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर? यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपके भी घरों में देखिए इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होते हैं। हम लाइक ये मोटर है, मोटर को पहले हम क्या करते हैं? एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। स्विच क्या देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मोटर में पंखी लगी होती है, ये घूमती है, और जब भी कोई चीज मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी में है? वो होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सही है। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ दीज मेटल्स इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रेनिंग ऑफ लेदर टैनिंग ऑफ लेदर? इनमें से किस धातु का उपयोग आमतौर पर चमड़े की टैनिंग में किया जाता है? तो वो होता है हमारा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following non-metal has an isotope which can be used to detect secret nuclear fuel reprocessing facilities? यानी कि निम्नलिखित में से किस अधातु में एक आइसोटोप होता है? ये गैर धातु नहीं, अधातु है। अधातु में एक आइसोटोप होता है जिसका उपयोग गुप्त परमाणु ईंधन पुनर्संसाधन सुविधाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।
तो वो है हमारा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? डिटेक्ट सीक्रेट न्यूक्लियर फ्यूल रिप्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एमलगन विद अदर मेटल्स? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ एक मिश्रण बनाती है? तो वो है हमारा मर्क्यूरी। एमलगम एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी अदर मेटल्स के साथ मर्क्यूरी के रिएक्शन से बनता है। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी मेटल्स है सभी मेटल मर्क्यूरी के साथ एमलगम बना सकते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Who among the following is considered to be the father of botany? निम्नलिखित में से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारे थियोफ्रास्टस। ऑप्शन नंबर बी सही है। What are the major types of cytoskeleton filaments? साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स के प्रमुख प्रकार क्या हैं? तो वो हमारे पहला तो होता है एक्टिन फिलामेंट्स भी होता है, माइक्रोट्यूब्यूलस भी होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर डी सही है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में कौन सी चीनी पाई जाती है? तो वो होती है हमारी हेक्सोन। हेक्सोन शुगर हमारे डीएनए में पाई जाती है। The cell wall of which of the following is made up of pectin and cellulose? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती है? तो वो होता है हमारा कॉलिनकाइमा। ये इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा न्यूनतम कौन से कलर में होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी येलो में सबसे कम होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन येलो एंड मैक्सिमम इन रेड, यानी कि कम होती है येलो में और मैक्सिमम होती है रेड में। और ये क्यों होती है? दिस हैपेंस बिकॉज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रोसेस वेयर यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड? वो प्रक्रिया जहां शरीर से मूत्र निकाल दिया जाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिक्ट्यूट्रिशन। Next question number 19. A mammalian nephron is a long tube-like structure. Its length varies by how much millimeter? एक स्तनधारी नेफ्रॉन एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना है। इसकी लंबाई कितने मिलीमीटर से भिन्न होती है? तो वो होती है हमारी 35 to 55 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following secretes digestive enzymes into the duodenum that break down proteins, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? यानी कि निम्नलिखित में से कौन ग्रहणी में पाचन एंजाइमों का स्राव करता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं? तो वो है हमारे पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। What cause ईस्ट कोस्ट फीवर इन कैटल? मवेशियों में ईस्ट कोस्ट बुखार का क्या कारण होता है? तो वो हमारा होता है थायरेलिया पार्वा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 22, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज? ये आपके ऑलमोस्ट हर एक प्रैक्टिस सेट में होता है। इसका आंसर आप लोग बताएं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट अल्टरनेट करके ईयर्स में तो पूछते ही पूछते हैं। तो वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड? पाचन अंगों में से किसमें एसिड होता है? तो वो होता है हमारा स्टमक में, पेट में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो वो होता है हमारा सेरेब्रम। क्या होता है? सेरिबेलम जो होता है वो सेरेब्रम के नीचे होता है। इसका वर्क फंक्शन क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है मसल्स मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। और जो सेरिब्रम होता है वो माइंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल ऑल आर वॉलंटियर फंक्शन, थिंकिंग, विजन एंड फियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बर्ड्स विच स्विम इन वाटर हैव? यानी कि वो पक्षी जो पानी में तैरते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास होता है वेब्ड फीट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज जॉलेस? इनमें से कौन सा जानवर जबड़ा रहित होता है? तो जो जानवर जबड़ा रहित होता है वो होता है हमारा माइक्सीन। क्वेश्चन नंबर 27, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई?
5 राज्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था व्हिटाकर की वजह द्वारा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पहला दिया हुआ है यूग्लेना, दूसरा है एमीबा, तीसरा पैरामीशियम। तो ये सारे हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ऑल ऑफ द अबव वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से हार्मोन्स का कौन सा उदाहरण है? तो हमारे हार्मोन्स होते ही हमने साइंस की क्लास में भी बताया था ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसको हम लोग लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ही वजह से हम लोग अपना एक अदर पर्सन से एक बॉन्डिंग क्रिएट कर पाते हैं, या फिर मदर चाइल्ड में, फादर चाइल्ड में, यही हार्मोन है जो हर एक पर्सन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, on what basis Greek thinker Aristotle classified the animals for the first time? ग्रीक विचारक अरस्तु ने किस आधार पर पहली बार जानवरों को वर्गीकृत किया था? तो अरस्तु ने जो एरिस्टोटल ने जो पहली बार जानवरों को या एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था वो था हैबिटेट के बेस पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एटॉमिक थियोरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो एटॉमिक थ्योरी दिया गया था डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क या फिर जिसको हम लोग ओर कहते हैं वो होता है क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन? ये काफी इजी, आप लोगों ने बहुत क्लासेस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री की, 9, 10, 6, 7, 8 सब में। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड? ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो वो हमारा है मॉलिक्यूलर मास। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये भी हमने क्वेश्चन बताया था, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। तो जिनके लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारे मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 36, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, डॉट 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 कॉस 179 डिग्री। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 में, यानी कि कहाँ तक आ रहे 179। तो बी और ये सारे क्या है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। बीच में कहीं कॉस 90 डिग्री भी आया होगा मल्टीप्लाई में, इधर कॉस 89 होगा, इधर कॉस 91 डिग्री होगा, एंड डॉट 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 कॉस 179 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 का किसी के साथ भी प्रोडक्ट करेंगे तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल सेट्स ऑफ a? यानी कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक सेट है तो हमें a के वास्तविक समुच्चयों की संख्या बतानी है। तो जो हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है रियल सेट का नंबर्स का, वो होता है 2 टू द पावर n-1, और n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जितने एलिमेंट आपके सेट में है। तो कितने हैं? 5 सेट में एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 2 टू द पावर 5 होता है आपका 28 माइनस में 1, 28 में से सॉरी 2 टू द पावर 5 होता है आपका 32, 32 में से 1 गया 31। तो ऑप्शन नंबर सी 31 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इफ log 5 बेस a इंटू लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू, यानी कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, log बेस ए बी इक्वल टू होता है log b अपॉन log a। तो यहाँ पर बेस ये b है, देखिए ये बेस वाला डिनोमिनेटर में जाता है, तो यहाँ पे log a और बेस में 5 है तो log 5 इंटू अगेन यहाँ log x और बेस में है a तो log a इक्वल टू क्या है? 2 है। तो log a कैंसिल हो गया, बचा क्या? log x अपॉन log 5 इक्वल टू 2। देन यहाँ से हम लोग अगर हम लोग log a बेस b इज इक्वल टू log b बाई log a होता है तो इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, यानी कि log b अपॉन log a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log बेस a b। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? log
5 बेस x इक्वल टू 2। और एक और आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं, लॉग बेस a टू दी पावर b अगर इक्वल टू c है तो b इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर c। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 5 टू दी पावर 2, यानी कि 5 5 सा 25। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 25। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, when the polynomial x to the power 64 plus x to the power 27 plus 1 is divided by x plus 1, the remainder will be। यानी कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल, अगर हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें तो शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, अगर कह रहा है कि वो x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा, तो x इक्वल टू अगर हम इसको क्या कर देंगे, इधर भेजेंगे तो +1 इधर आके -1। तो यानी कि ये x इक्वल टू -1 वैल्यू को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा। तो -1 टू द पावर 64 प्लस -1 टू द पावर 27 प्लस में 1। देखिए -1 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। एंड -1 टू द पावर 3 क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस मिलके -1। तो यानी कि अगर हमारा पावर्स इवन हो तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और अगर हमारा -1 का पावर ऑड होगा तो आंसर हमारा -1 आएगा। तो यहाँ देखिए इवन पावर है तो हमारा आएगा आंसर +1, प्लस में यहाँ ऑड है तो आंसर आएगा -1 और प्लस में 1। 1 ये प्लस माइनस मिलके -1 प्लस में 1, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर हमारा कितना बचा, 1, यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हेन आई स्क्वायर इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर 10। कह रहा है कि अगर आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखें तो हमें 1 प्लस आई टू द पावर 10 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग 1 प्लस आई टू द पावर 10 को इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस आई टू द पावर 2 इसका होल पावर 5। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा a टू द पावर m टू द पावर n को हम लोग a टू द पावर mn लिख सकते हैं। तो अगर 2 इंटू 5 करेंगे तो वापस से हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई कितना हो गया 2i, इसका पावर 5। तो 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 प्लस में 2i, इसका पावर 5। 1 प्लस माइनस -1 प्लस में 2i पावर 5, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, 2i टू द पावर 5। इसको अगर हम अलग करें तो 2 टू द पावर 5 और i टू द पावर 5। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा 32, और i टू दी पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आई, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 बचा क्या आई, यानी कि 32i हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, In how many ways can 10 true and false questions be answered? 10 सत्य तथा असत्य प्रश्नों के उत्तर कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो देखिए अगर हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है तो एक क्वेश्चन को हम लोग कितनी तरह से दे सकते हैं, 2 तरह से। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 10। ये हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था। तो 2 टू द पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1024। तो ऑप्शन नंबर डी 1024 हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। यानी कि कह रहा है अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर आपको ये कैसे हमने लिखा है नहीं समझ में आया तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह से ब्रेक करिएगा और इसमें से -2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे आपको वापस यही पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर एंड देन 2 इंटू साइन थीटा, और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 4 - 2 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 लिखा, इफ ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 कॉमा बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 4 एंड सी इक्वल टू 4 5 6 देन हमें क्या फाइंड आउट करना है,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अगर ए इक्वल टू दिस है, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हमें उसमें जो कॉमन होता है उसको निकालना होता है, और अगर हमें यूनियन निकालना होता है तो उसका मतलब हमें ऑल सब सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो हम पहले यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकाल ले रहे हैं। बी की वैल्यू है 3,4 और सी की वैल्यू है 4,5,6। तो यहाँ से हमारा बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, दोनों में कॉमन हमारा क्या है 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमें 4 मिल गया। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दी हुई है 4। तो अब हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो यानी कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो हमारा क्या आ गया 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 13 14 15 देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्किल। यदि त्रिभुज की भुजा 13 14 15 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन S, और यहाँ पे S की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो यहाँ से हम लोग S की वैल्यू अगर निकालें तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 एंड इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42 बाई 2 यानी कि 21। अब ये S की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो हमारा रहेगा 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। देन इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 7056 एंड ये हमारा रूट से बाहर आएगा 84 में। अब हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई और S की वैल्यू मिल गई, सॉरी एरिया की और S की, तो निकाल ले रहे हैं 84 अपॉन 21, 21 4 जा 84। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब हम होल स्क्वायर करेंगे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। तो क्या बन गया 1 प्लस साइन 2x। तो ये हम लोग लिख सकते हैं रूट से बाहर, जब कोई रूट से बाहर चीजें निकालनी होती है तो उसका स्क्वायर हट जाता है। तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इफ a जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2, b का है -4,4, c का है 5,-2 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू c, यानी कि ये सारे एक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, तो c से गुजरने वाली माध्यिका की हमें लंबाई बतानी है। तो हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, a जिसका है कोऑर्डिनेट 2,2, b इसका कोऑर्डिनेट है -4,-4 और c इसका कोऑर्डिनेट है 5,-8। c से जाने वाली जो मीडियन है ये हमने मान लिया o पे कट कर रही है, तो इसी की हमें लेंथ बतानी है, यानी कि c से o सी की हमें लेंथ बतानी है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वर्टेक्स से शीर्ष से जब लाइन किसी दूसरी लाइन पर गिरती है तो वो उस लाइन को बिल्कुल मिड में, मध्य में समद्विभाजित करती है, डिवाइड करती है बिल्कुल मिड में। तो हमने मान लिया कि ये हमारा, पहले तो हम यहाँ O का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो O का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये हम मान ले रहे हैं x1 और y1 है, तो हम निकाल ले रहे हैं
अब अगर हमें x1 की वैल्यू निकालनी हो तो x का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये हम x और y मान ले रहे हैं, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कोऑर्डिनेट निकाला हो x1 प्लस x2/2 और y का होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x1 है हमारा 2, a का कोऑर्डिनेट देखिए, और y1 क्या है -4, 2 प्लस -4/2 यानी कि 2 -4/2, दैट मीन्स -2/2, दिस इज इक्वल टू -1। सेम ऐसे ही ये भी है 2 प्लस -4/2, ये हमें x की मिल गई और यहाँ हमें ये y की मिलेगी, y इक्वल टू 2 -4/2 इक्वल टू -2/2 -1, ये हमें y की वैल्यू मिल गई, यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया -1 -1। अब हमें OC निकालना है, तो जब हमें किसी की डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x1 मान ले रहे हैं 5 को, तो 5 माइनस x2 है हमारा -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -8 प्लस y1 है -1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 और माइनस माइनस प्लस 1 -7 होगा, -7 का स्क्वायर होता है 49, ये आ जाएगा √85। ऑप्शन नंबर सी 85, √85 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इक्वेशन 2y² माइनस xy माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये समीकरण क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इक्वेशन है हम इसे मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो एक एक वैल्यू देखेंगे। देखिए यहाँ ax² है और यहाँ -x² है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, -1। h वाले देखिए यहाँ 2hxy है और यहाँ पे xy है, यानी कि h की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। इसी तरह कंपेयर करने पे हमें b की वैल्यू मिल रही है 2, g की वैल्यू मिल रही है 3, f हमें मिल रहा है 0 और c मिल रहा है -8। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस CH²। अगर ये 0 आ जाएगा दैट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, -1 है A की, D है 2, C है -8, प्लस 2F 0 है, G 3 है, H है -1/2, माइनस A की वैल्यू अगेन -1 और f की वैल्यू है हमारी 0 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है 2 और h की वैल्यू 3 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करने पे हमारा मिल रहा है -8 माइनस ऑफ -8 प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 0 प्लस 0 -18 प्लस, वेट अ मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे भी हमारा ये इतना हुआ 2 × 3 का होल स्क्वायर एंड देन हमारा है माइनस ऑफ -8 माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 18 प्लस 2, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया 0, यानी कि ये क्या है, एक लाइन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यदि इफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस k टचेस द कर्व x² इक्वल टू 4y देन k, तो k की वैल्यू क्या होगी, यानी कि रेखा ये अगर एक वक्र इसको स्पर्श कर रही है तो k की हमें वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के सवाल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ से m को अगर हम कंपेयर करें तो m हमें क्या मिल रहा है 2 और c मिल रहा है k। इसी तरह ये जो कर्व है ये पैराबोला का है, पैराबोला का कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू 4ay², तो x² इक्वल टू, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू मिल जा रही है हमें 1,
तो एक इक्वेशन जो होता है जिसे हमें पता होना चाहिए, c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तब, तो c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, c की वैल्यू है k, a की वैल्यू है 1 इंटू m की वैल्यू है हमारी 2 का स्क्वायर यानी कि -4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx को हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू में 1 dx। और जब हमारा इंटीग्रेशन में जो फंक्शन होता है, अगर दो फंक्शन है u इंटू वी डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। तो इसी फॉर्मूले पे अगर हम लोग जब इसको पुट अप करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यहाँ हमारा log x है और सेकेंड फंक्शन हमारा 1 है, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है 1 dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमारा क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x, फिर साथ में dx, x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। देन यहाँ से क्या बन जाएगा x log x और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है हमारा x प्लस सी। तो x log x यहाँ से हमारा आ जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपका, यही ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/1 इक्वल टू z प्लस 3/-2 एंड प्लेन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी कि हमें लाइन की इस इक्वेशन और एक प्लेन की इस इक्वेशन के बीच में हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, लाइन का होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एम इक्वल टू z माइनस जेड नॉट अपॉन एन। और प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और हम लोग इन दोनों के बीच का जब एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा, साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से इनको और इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज जो मिलेगी एल एम एन की, एल की मिलेगी 2, एम की मिलेगी 1, एन हमें मिलेगा -2, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 4। अब इन सारे वैल्यूज को जब हम इक्वेशन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन थीटा की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 एंड प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 9, ये मिल जाएगा 3 अपॉन 3 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√2। इसकी वैल्यू मिली साइन थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू √2 कब होती है, साइन 45 पे 45 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री सही है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे हमारे पूछ सकते हैं। थैंक यू।